लीडर कहने लगा, इसका हल हमने पहले ही सोच रखा है और जो हल हमने सोचा है वो आपके मिशन का सबसे अहम हिस्सा है। अरसलान ने पूछा, सर क्या हम पूछ सकते हैं कि वो हल क्या है? लीडर ने कहा, क्यों नहीं, वो हल आपको बताना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस तरकीब पर अमल न किया तो आपका मिशन बेफायदा हो जाएगा। लेकिन हमने जो हल सोच रखा है वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अभी ये हतमी तौर पर मालूम नहीं हुआ कि ये एटमी डिस्क दिल्ली से मद्रास कब और किस जरिए से पहुंचाई जा रही है। आमतौर पर इस किस्म का खुफिया डाटा एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर में कंप्यूटर के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन इस एटमी राज की डिस्क की मास्टर कॉपी हमेशा कोई जिम्मेदार अफसर सिक्योरिटी टीम की हिफाजत में खुद लेकर जाता है। सबसे पहले हमें ये सुराग लगाना है कि एटमी राज की डिस्क किस रोज दिल्ली से मद्रास ले जाई जा रही है और किस जरिए सफर से ले जाई जा रही है। शेर खान बोला, सर जहां तक मेरा ख्याल है इसे बजरिया हवाई जहाज ले जाया जाएगा। इतने अहम राज और अहम तरीन खुफिया डॉक्यूमेंट के लिए कोई ज़मीनी जरिए सफ़र इख्तियार नहीं किया जा सकता। हमारा अपना भी यही ख्याल है कि ये मास्टर कॉपी एयर इंडिया की किसी फ्लाइट में मद्रास पहुंचाई जाएगी। अरसलान ने जहां अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, सर मेरा ख्याल है कि इतना अहम डॉक्यूमेंट यानी ये मास्टर कॉपी इंडियन एटॉमिक कमीशन आम एयर इंडिया की फ्लाइट में भेजने की गलती नहीं करेंगे। वो बड़ी आसानी से उसे इंडियन एयरफोर्स के किसी तैयारे में भेज सकते हैं। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उसे मालूम है कि कश्मीरी मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस सारे भारत में फैली हुई है और हमारे आदमी भारत के हर एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं, और जब वो एटॉमिक कमीशन के किसी सिविलियन ऑफिसर को इंडियन एयरफोर्स के तैयारे में सवार होते देखेंगे तो कुदरती तौर पर उन्हें शक पड़ेगा कि इस फ्लाइट के जरिए कोई अहम राज ले जाया जा रहा है और मुजाहिद उस जहाज को तबाह करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर जहाज को तबाह न किया जा सका तो कम अज कम मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस उस सिविलियन एटॉमिक ऑफिसर के पीछे जरूर लग जाएगी। चुनाचे मुझे यकीन है कि ये मास्टर कॉपी एयर इंडिया की किसी आम फ्लाइट में मद्रास पहुंचाई जाएगी। अगर एटॉमिक कमीशन के सिविलियन ऑफिसर को कोई मुजाहिद देख भी लेगा तो वो यही समझेगा कि वो किसी सरकारी या निजी काम से दूसरे मुसाफिरों के साथ मद्रास जा रहा है, और इसी तरह से भारत के एटमी राज की मास्टर कॉपी मुकम्मल हिफाजत के साथ दिल्ली से मद्रास पहुंचा दी जाएगी। शेर खान ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराहट के साथ कहा, सर फर्ज कर लिया कि भारत अपने अहम तरीन एटमी राज की मास्टर कॉपी एयर इंडिया की आम फ्लाइट में मद्रास भेजता है। इस सूरत में हम कौन सी ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे कि एटमी राज की मास्टर कॉपी भी हमारे कब्जे में आ जाए और भारत की इंटेलिजेंस को यह भी इल्म न हो कि उसका राज चुरा लिया गया है। लीडर ने हंसकर कहा, शेर खान मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं इस मंसूबे का राज अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा जो हमने सोच रखा है, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले वो मंसूबा आप दोनों को ही बताया जाएगा, क्योंकि इस पर अमल आपने ही करना है। पहले हमें ये मालूम कर लेने दो कि ये एटमी मास्टर कॉपी कब और किस तरीके से दिल्ली और मद्रास पहुंचाई जा रही है। दिल्ली में मुजाहिदों की तंजीम के खुफिया सुराग रसां बड़ी गर्मजोशी से ये मालूम करने की कोशिश में लगे हुए थे कि एटमी राज की मास्टर कॉपी कब और किस जरिए से मद्रास भेजी जा रही है। अरसलान और शेर खान तंजीम की खुफिया कमीनगाह में ही रहे। इस नए मिशन के शुरू होने तक लीडर ने उन्हें हिदायत कर रखी थी कि उनका वहां छुपे रहना ही ठीक है। लीडर नहीं चाहता था कि इस दौरान बाहर का कोई आदमी उनमें से किसी की शक्ल देखे। इस तरह उनके मिशन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। 3 दिन गुजर गए थे। चौथे दिन शाम को अपना एक मुजाहिद कमीनगाह पर आया और उसने लीडर को बताया कि 4 दिन बाद एटमी राज की मास्टर कॉपी एक सिविलियन ट्रांसपोर्ट तैयारे के जरिए दिल्ली से मद्रास ले जाई जा रही है। उस वक्त असदान और शेर खान भी वहां मौजूद थे। लीडर ने जासूस मुजाहिद से पूछा, जो आदमी मास्टर कॉपी ले जा रहा है उसका बायोडाटा क्या है? मुजाहिद एक बात की खबर लेकर आया था। उसने कहा, एटमी राज की मास्टर कॉपी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक बूढ़ा हेड क्लर्क ले जा रहा है। इन लोगों ने किसी साइंसदान को जानबूझकर नहीं भेजा कि उसे देखकर किसी को शक न पड़ जाए कि तैयारे में कोई खुफिया एटमी दस्तावेज ले जाई जा रही है। इस हेड क्लर्क का नाम सुरेश पांडे है। इसकी उम्र 60-65 के दरमियान है। मैं उसकी एक फोटो भी लाया और मुजाहिद ने बटवे में से एक छोटे साइज का फोटो निकाल कर लीडर को दिया। लीडर ने फोटो को गौर से देखा, फिर अरसलान और शेर खान को दे दी। वो भी फोटो गौर से देखने लगे। ये सुरेश पांडे यानी एनर्जी कमीशन के हेड ऑफिस के हेड क्लर्क की पासपोर्ट साइज की फोटो थी। जासूस कहने लगे, ये तस्वीर हमने उस फोटो स्टूडियो से हासिल की है जहां से उसने अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा जारी करवाने के लिए बनवाया था। लीडर ने कहा, हमें इसकी 3 कॉपियां चाहिए। मुजाहिद बोला, कल आपको मिल जाएंगी, ये आप अपने पास ही रखें। इसका नेगेटिव फोटो स्टूडियो में मौजूद है, हम इसकी 3 मजीद कॉपियां निकलवा लेंगे। लीडर ने पूछा, ये ट्रांसपोर्ट तैयारा दिल्ली के एयरपोर्ट से किस वक्त रवाना होगा? मुजाहिद जासूस ने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाली थी। उसके एक सफ़े पर निगाह डालने के बाद कहा, यह तैयारा 4 दिन बाद रात के 1:30 बजे दिल्ली से प्रवास करेगा। इसे खास तौर पर एक फर्जी सनतकार के नाम से चार्टर्ड किया गया है, जिसके बारे में यह जाहिर किया गया है कि इसमें इंडिया की कदीम तारीखी नवादरात ले जाई जा रही हैं। लीडर ने सुराग रसां मुजाहिद से कहा, हमें इस हेड क्लर्क सुरेश पांडे के बारे में पूरी मालूमात दरकार होंगी कि वो कहाँ रहता है। मुजाहिद बोला, मैं इस बारे में पूरा पता करके आया हूँ, बल्कि मैंने उसकी सरकारी मकान की फोटो भी उतार ली है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मुजाहिद ने एक लिफाफे में से दूसरी तस्वीर निकाल कर लीडर को दी। उसके साथ एक कागज भी था जिस पर सुरेश पांडे के मकान का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। लीडर ने ये चीजें एक नजर देखी और अरसलान और शेर खान की तरफ बढ़ा दी। लीडर कहने लगा, ये आदमी सुरेश पांडे एक बड़ी अहम दस्तावेज ले जा रहा है और इसकी फ्लाइट का टाइम आधी रात के बाद का है। जाहिर है इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी घर से एयरपोर्ट पहुंचाएगी। सुराग रसा ने कहा, सरसरी तौर पर हमें पता चला है कि एटॉमिक कमीशन इस मामले में बेएहतियाती से काम ले रहा है। इस ख्याल से कि आधी रात को एटॉमिक कमीशन की गाड़ी में एक हेड क्लर्क को आते देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद मुजाहिद तंजीम के इंटेलिजेंस को शक न पड़े। सुरेश पांडे को हिदायत की गई है कि वो रात के वक्त टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली में सारी रात टैक्सियां चलती रहती हैं और हर इलाके में रात के किसी भी वक्त टैक्सी आसानी से मिल जाती है। इस मौके पर कमांडर शेर खान ने कहा, उस आदमी के साथ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा? सुराग रसा मुजाहिद ने कहा, हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक सुरेश पांडे के साथ सिक्योरिटी गार्ड जरूर होंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड एक तो एयरपोर्ट पर उसे अपनी हिफाजत में लेंगे और दूसरे ये गार्ड सिविलियन कपड़ों में होंगे और सुरेश पांडे से दूर रहेंगे। ऐसा लग रहा था कि लीडर किसी गहरी सोच में है। जब सुराग रसा मुजाहिद ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट पर उसे अपनी हिफाजत में लेंगे तो उसने गहरी सोच से जरा सा चौंकते हुए कहा, इसका मतलब है कि सुरेश पांडे मास्टर कॉपी लेकर जब अपने क्वार्टर या फ्लैट से रात के वक्त निकलेगा तो उस वक्त उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे। मुजाहिद बोला, हमारी इत्तला तो यही है कि सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट पर उसके साथ शामिल हो जाएंगे और तैयारे में साथ ही सफर करेंगे। लीडर ने कहा, ठीक है, इस मिशन ने खुद हमें कामयाबी का रास्ता दिखा दिया है। अब एक और बात जानना जरूरी है और वो ये कि ये दस्तावेज यानी भारतीय एटमी राज की मास्टर कॉपी सुरेश पांडे कैसे ले जा रहे हैं। जाहिर है उसके साथ कोई सीक्रेट फाइल भी होगी, खाली डिस्क तो नहीं होगी, वो उसे जेब में डालकर नहीं ले जाएगा। सुराग रसा मुजाहिद ने कहा, हमने इस हेड क्लर्क सुरेश पांडे का जो मुशाहिदा किया है इसके मुताबिक ये शख्स हमेशा अपने साथ एक ब्रीफ केस रखता है जिसमें वो दफ्तर के बाद जरूरी कागजात फ्लैट पर लाता है और सुबह दफ्तर जाते वक्त साथ ही ले जाता है। लीडर ने खास तौर पर कहा, हमें कल ही इस आदमी के ब्रीफ केस की 1-2-3 तस्वीरें चाहिए। ये फोटो मुख्तलिफ जावियों से आला तरीन कैमरे से लेनी चाहिए ताकि हम उसे बड़े साइज में करके उसका पूरी तरह से मुशाहिदा कर सकें। याद रखना, इस ब्रीफ केस ने इस मिशन में बड़ा अहम किरदार अदा करना है। ये फोटो हमें कल शाम तक मिल जानी चाहिए। मुजाहिद ने कहा, इंशाल्लाह आपको मतलूबा तस्वीरें मिल जाएंगी। उसके बाद मुजाहिद सुराग रसा चला गया। उसके जाने के बाद लीडर ने अरसलान और शेर खान से कहा, कल सुबह तुम्हें ऑफिस टाइम से 1-आध घंटा पहले उस हेड क्लर्क सुरेश पांडे के इलाके में उसके फ्लैट के सामने पहुंचना होगा। एक तो तुम्हें उसकी शक्ल सूरत को अच्छी तरह से शनाख्त करना होगा, दूसरे तुम्हें उसके ब्रीफ केस को भी अच्छी तरह से देखना होगा, मगर ये सारा काम तुमने दूर दूर से करना है। इसके अलावा तुम्हें उस इलाके का मुशाहिदा करना होगा कि वहाँ टैक्सी स्टैंड कहाँ पर है। ये मालूम करना होगा कि रात के वक्त वहाँ टैक्सी आसानी से दस्तियाब होती है या नहीं, अगर दस्तियाब होती है तो कहाँ से मिल जाती है, वगैरह वगैरह। हो सकता है सुरेश पांडे जब दफ्तर जाने के लिए घर से निकले तो उस वक्त हमारा कोई मुजाहिद भी अपने ताकतवर कैमरा लिए सुरेश पांडे के ब्रीफ केस की तस्वीरें उतारने के लिए आपके आसपास मौजूद हों। तुम सिर्फ सुरेश पांडे की शक्ल को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठाओगे और उसके ब्रीफ केस का पूरा मुशाहिदा करोगे। उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। अरसलान और शेर खान ने कहा, ओके सर। दिल्ली में सरकारी दफातर का टाइम सुबह 9 से 5 बजे तक का ही है। कमांडो अरसलान और शेर खान सुबह सुबह बेदार हो गए। उन्होंने अपने हुलिया में सिर्फ ये तब्दीली की कि नकली मूछें लगा ली और खुफिया कमीनगाह से निकलकर एक जगह से ऑटो रिक्शे में सवार हो गए और उस इलाके में आ गए जहां एटॉमिक कमीशन के हेड क्लर्क सुरेश पांडे का फ्लैट था। फ्लैट का पूरा एड्रेस उनके पास मौजूद था। ये नई दिल्ली का फैशनेबल इलाका था और जहां सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्लैट बने हुए थे। ये फ्लैट 6 मंजिला थे। अरसलान और शेर खान ने खद्दरगा कुर्ता पायजामा पहन रखा था। गर्म कोट के ऊपर एक गर्म चादर भी ओढ़ रखी थी। उन्होंने सुरेश पांडे का फ्लैट देख लिया था, फिर फ्लैट की इमारत के सामने छोटे से पार्क में इस तरह बैठ गए जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। ठीक वक्त पर एक उधेड़ उम्र आदमी फ्लैट में से निकला। अरसलान और शेर खान ने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसकी फोटो उन्होंने रात को देखी थी। उसने पुराना ढीला ढाला गर्म सूट पहना हुआ था, सर पर हिंदुआना गोल टोपी थी, नजर की ऐनक लगी हुई थी। उसके हाथ में काले रंग का छोटे साइज का ब्रीफकेस था, गले में गुलूबंद लपेट रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जब अरसलान और शेर खान के करीब से गुजरा तो दोनों ने उसके ब्रीफकेस को बड़े गौर से देखा। ये उधेड़ उम्र शख्स सुरेश पांडे था। सुरेश पांडे जब 15-20 कदम आगे निकल गया तो अरसलान और शेर खान भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। दफ्तरों का वक्त हो चुका था, सड़क पर ट्रैफिक जारी थी। सुरेश पांडे सड़क पर आकर बस स्टॉप के साइबान के नीचे आकर बेंच पर बैठ गया। अरसलान और शेर खान कुछ फासले पर उसको देखने लगे।
इतने में बस आ गई। सुरेश पांडे भी दूसरे मुसाफिरों के साथ बस में सवार हो गया और बस चल पड़ी। अरसलान ने शेर खान से कहा, मेरा ख्याल है कि हमें जिन चीज़ों के मुशाहिदे के लिए कहा गया था उनका मुशाहिदा हमने कर लिया है। शेर खान ने जवाब दिया, मुशाहिदा तो कर लिया है, लेकिन अभी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि लीडर का मंसूबा क्या है। यानी हम उस शख्स से मास्टर कॉपी कैसे हासिल करेंगे। मास्टर कॉपी इस शख्स से छीन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे होगा कि एटमी राज की मास्टर कॉपी सुरेश पांडे के पास भी रहे और हमारे पास भी आ जाए। यानी वो और इंटेलिजेंस यही समझे कि मास्टर कॉपी चोरी नहीं हुई। शेर खान ने मुस्कुरा कर कहा, यह मसला मेरी समझ में भी अभी नहीं आया। बहरहाल इस राज पर से लीडर के पर्दा उठाने के बाद ही कुछ पता चलेगा। मेरा ख्याल है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। हमें ज्यादा लोगों में चलने फिरने से मना किया गया है। और दोनों मुजाहिद कमांडो वापस खुफिया कमीनगाह की तरफ चल दिए। वहां आकर उन्होंने लीडर को रिपोर्ट की और बताया कि उन्होंने सुरेश पांडे को भी शनाख्त कर लिया है, उसका मकान भी देख लिया है और उसके ब्रीफकेस का भी अच्छी तरह मुशाहिदा किया है। शाम हुई तो सुराग रसा मुजाहिद सुरेश पांडे के ब्रीफकेस की मजीद तस्वीरें लेकर आ गया। ये तस्वीरें दूर खड़े होकर बड़े ताकतवर जूम लेंस से उतारी गई थीं और बेहद साफ थीं। ब्रीफकेस जिस कंपनी ने बनाया था, कोने में उसका नाम एक तरफ लिखा हुआ था। लीडर ने सुराग रसा मुजाहिद से कहा, हमें बिल्कुल इसी तरह का एक नया ब्रीफकेस चाहिए। मुजाहिद बोला, मिल जाएगा। क्रेफर्ड मार्केट में इस कंपनी के ब्रीफकेस मिल जाते हैं, मैं कल ले आऊंगा। लीडर ने मुजाहिद सुराग रसा से उस ट्रांसपोर्ट तैयारे के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी जिसके जरिए एटॉमिक डाटा की मास्टर कॉपी मद्रास ले जाई जा रही थी। लीडर ने पूछा, ये तैयारा एयरपोर्ट की किस हैंगर में खड़ा होता है। मुजाहिद बोला, सारे ट्रांसपोर्ट तैयारे हैंगर नंबर 3 में ही रात को खड़े कर दिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ट्रांसपोर्ट तैयारा जिसमें एटमी राज वाली मास्टर कॉपी ले जाई जा रही है, ये भी हैंगर नंबर 3 में ही खड़ा किया जाएगा। लीडर ने कहा, ख्याल नहीं, हमें तस्दीक शुदा इतला मिलनी चाहिए कि खास तौर पर यह ट्रांसपोर्ट तैयारा कौन से हैंगर में रात को पार्क किया जाता है और इस हैंगर का हुदूद अरबा क्या है, वहाँ रात को सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होती है। सुराग रसा मुजाहिद बोला, ठीक है सर, ये सारी तस्दीक शुदा इत्तलाएं आपको कल ही मिल जाएंगी। अगले दिन सुराग रसा मुजाहिद आया तो प्लास्टिक के शॉपर बैग में ब्रीफकेस था। उसने ब्रीफकेस लीडर अरसलान और शेर खान को दिखाया। ये बिल्कुल नया ब्रीफकेस था और हूबहू वैसा ही था जैसा ब्रीफकेस सुरेश पांडे के पास था। कोने में उसी तरह कंपनी का नाम और उसका मोनोग्राम बना हुआ था। शेर खान ने कहा, सुरेश पांडे के पास जो बैग हमने देखा है वो इतना नया नहीं था, जरा पुराना लगता था। लीडर कहने लगा, इस नए ब्रीफकेस को पुराना बना दिया जाएगा, इसे हूबहू वैसा ही लगना चाहिए जैसा ब्रीफकेस सुरेश पांडे के पास है। उसके बाद लीडर ने मुजाहिद सुराग रसा से इस ट्रांसपोर्ट के तैयारे के बारे में पूछना शुरू कर दिया जिसमें सुरेश पांडे के ब्रीफकेस में बंद करके एटमी राज की मास्टर कॉपी मद्रास पहुंचाई जा रही थी। लीडर ने पूछा, इस तैयारे के बारे में तुम्हारी रिपोर्ट क्या है। सुराग रसा मुजाहिद ने कहा, इस खास ट्रांसपोर्ट तैयारे का नंबर L119 है। ये 2 इंजनों वाला बड़ा जेट तैयारा है। जहां रात को ये तैयारा खड़ा किया जाता है उसकी पोजीशन क्या है, लीडर ने पूछा। मुजाहिद कहने लगा, उसकी पोजीशन यह है कि हैंगर नंबर 3 में यह तैयारा रात को पार्क होता है। हैंगर जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत बड़ा है। उसका सिर्फ एक ही बड़ा गेट है जो कंप्यूटर की मदद से खुलता और बंद होता है। इसके अलावा हैंगर बंद हो या खुला हो, वहां 24 घंटे फौजी गार्ड का पहरा होता है। लीडर ने पूछा, हैंगर के रोशनदान कितने हैं और जमीन से उसकी बुलंदी कितनी है। मुजाहिद ने कहा, रोशनदान मैंने गिने नहीं, 10 एक जरूर होंगे, मगर जमीन से उनकी ऊंचाई 60-70 फुट से कम नहीं है क्योंकि हैंगर की दीवारें बहुत ऊंची हैं और रोशनदान छत के करीब बनाए गए हैं। हर रोशनदान पर लोहे की सलाखें लगी हैं। लीडर खामोश हो गया। वो कुछ सोच रहा था। कमांडो शेर खान और अरसलान उसके करीब बैठे थे। वो भी खामोश थे इसलिए कि वो जानते थे कि लीडर अपने मंसूबे के मुताबिक मुजाहिद सुराग रसा से मालूमात हासिल कर रहा है। लीडर ने मुजाहिद से कहा, तुम्हें ये मालूम है कि तैयारे में जो नवातरात के क्रेट जा रहे हैं वो किस कंपनी के जरिए भिजवाए जा रहे हैं। मुजाहिद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, सर ये तो पता करना पड़ेगा। लीडर ने कहा, ये तुम्हें कल दिन के 11 बजे तक हर हालत में पता करना होगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। मुजाहिद बोला, मैं पता कर लूंगा। लीडर ने कहा, एक तो ये पता करना होगा कि नवातरात की कंपनी ने सारा माल एयरपोर्ट तक पहुंचाने का ठेका किस कंपनी को दिया है और दूसरे ये कि माल के क्रेट किस जगह से ट्रकों पर लाद कर एयरपोर्ट तक ले जाए जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, इस बारे में हमें पूरी तफसील चाहिए। सुराग रसा मुजाहिद ने कहा, मैं पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। वो चला गया। मुजाहिद के जाने के बाद लीडर अरसलान और कमांडो शेर खान की तरफ मुतवज्जह हुआ। कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम ये मालूम करने के लिए बेताब होगे कि आखिर मेरा मंसूबा क्या है, प्लान क्या है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना प्लान तुम्हें बता दूं क्योंकि इस मंसूबे को तुम लोगों ने ही कामयाब बनाना है। उसके बाद लीडर ने दोनों कमांडो मुजाहिदों को अपना पूरा मंसूबा बताया और कहा, मेरे नजदीक यही एक तरीका है जिस पर अमल करके हम कामयाब हो गए तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भारत की एटमी राज की मास्टर कॉपी भी हमारे हाथ आ जाएगी और भारत की इंटेलिजेंस कभी सोच भी नहीं सकेगी कि उनका एटमी राज चोरी हो गया है। कमांडो अरसलान कहने लगा, सर आपका प्लान वाकई बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। हम इसे कामयाब बनाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे।
लीडर ने कहा, तुम्हें अपनी जान लड़ानी ही होगी क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं। ये एक तरह से एक तीर से दो शिकार हैं। फिर उसने कमांडो शेर खान से उसकी राय पूछी तो उसने कहा, सर इस मंसूबे के 2-3 मरहले बड़े नाजुक हैं और हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन आप हम पर एतमाद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे।